हेलो एवरीवन। हम लोग ने क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को कर रहे हैं, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रिंट कल्चर का इवोल्यूशन होता है चाइना में, जापान में और कोरिया में। और फिर उसके बाद से उसके डेवलपमेंट में किस-किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ होते हैं, जैसे आपने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में देखा था। फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से ये प्रिंट कल्चर एशिया से होता हुआ यूरोप में पहुंचता है और यूरोप में पहुंच करके फिर वो इवॉल्व करता है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो एशिया में था वो आपके यूरोप में पहुंचता है। यूरोप में उसमें फिर और कुछ इन्वेंशंस होते हैं और गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपने देखा था, जो कि प्रिंटिंग की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि जो ये प्रिंटिंग प्रेस में जो इन्वेंशंस हुए थे, जो इनोवेटिव आइडियाज आए थे, एफिशिएंसी बढ़ गई थी, उसकी वजह से प्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन शुरू होता है और उस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आपने समाज में पार्ट 3 में देखा था। पार्ट 4 में इसी प्रिंटिंग के इन्वेंशंस, प्रिंटिंग के एक्सेसिबिलिटी, जो भी लिटरेचर्स, जो भी न्यूज़पेपर, जो भी नॉलेज, जो भी आइडियाज़ लोगों तक पहुँच रहे हैं, उससे एक नया क्लास का डेवलपमेंट होता है, जिसको आपने रीडिंग मेनिया के तौर पर, एक ऑब्सेशन के तौर पर, एक नए क्लास के तौर पर आपने पार्ट 4 में देखा था। और उस क्लास में एनलाइटनमेंट, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इस तरह की विचारधारा डेवलप होती है, जो कि उस समय पे चल रही जो ऑटोक्रेटिक आपके सिस्टम हुआ करता था, जो डेस्पोटिज्म हुआ करता था, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाया। और जो लिटरेचर्स पब्लिश हो रहे थे, उससे लोगों का एक नजरिया डेवलप होता है, जो कि एक रिवॉल्यूशन का कारण बनता है, जिसमें एक रिवॉल्यूशन आपका कोट किया गया है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। उसमें हम लोगों ने हिस्टोरियंस के योगदान के बारे में देखा था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो प्रिंट कल्चर को ही सारा योगदान दे देते हैं। फिर हमने अपने विचार को वहां पर देखा था और उसके साथ साथ हमने चैप्टर 5 के पार्ट 4 को एंड किया था। अब यहाँ पर हम लोग पार्ट 5 की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि 19th सेंचुरी में जो यूरोप की कंडीशन थी वो क्या हुआ करती थी इस प्रिंट कल्चर के आने के बाद। और इस यूरोप की कंडीशन को अगर हमें देखना है तो उस समय हमें सोसाइटी को देखना पड़ेगा। और सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी में आपके जो आर्टिस्ट होंगे, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होंगे, जो वर्कर्स होंगे, जो वुमेन्स होंगी, जो चिल्ड्रंस होंगी, उनके ऊपर क्या असर पड़ा था इस प्रिंट कल्चर का 19th सेंचुरी में, उसको हम देखना शुरू करें। तो जैसा कि 1800s में क्या हुआ था कि प्रिंट कल्चर की वजह से आपके रीडिंग और राइटिंग में एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। लोगों तक किताबें, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेसिबल हो गया था, जिसकी वजह से समाज में आपके ये जंप जो देखने को मिलता है, पहला देखने को मिलता है चिल्ड्रंस पर, दूसरा देखने को मिलता है वुमेन्स पर और तीसरा देखने को मिलता है जो वर्किंग क्लास होता है उसके ऊपर। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो जंप आया था उसका कारण क्या था, क्या क्या चीजें हुई थी चिल्ड्रंस के लिए, क्या क्या किस तरह से जंप आया था, क्या वुमेन के बारे में क्या क्या चीजें हुई थी वो हम देखेंगे वुमेन वाले में। फिर हम वर्कर्स के बारे में देखेंगे। लास्ट जो इस लेक्चर का रहेगा उसमें हम देखेंगे कि प्रिंटिंग में और क्या क्या इनोवेशंस हुए थे 19th और 20th सेंचुरी में, और उस समय के जो पब्लिशर्स और जो आपके प्रिंटर्स हुआ करते थे उन्होंने किस किस तरह से स्ट्रेटजीज अपनाई थी कि इन लोगों तक बुक को आसानी से पहुंचाया जा सके, इन लोगों के डिमांड को ध्यान में रख करके। तो चलिए हम अपने पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, जो है आपका चिल्ड्रंस का। अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो उस समय लेट 19th सेंचुरी में प्राइमरी स्कूल को कंपलसरी कर दिया गया था। जो इनिशियल एजुकेशन होती है बच्चों की उसको कंपलसरी कर दिया गया था लेट 19th सेंचुरी में। अब जिसकी वजह से जो एक नया रीडर वर्ग निकल करके सामने आया था, कैटेगरी निकल करके सामने आया था, चिल्ड्रन।
अब चिल्ड्रन के लिए अगर कोई बुक बुक प्रिंट करनी है तो वो उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की एज, उनके अकॉर्डिंग्स में प्रिंट करना पड़ता है। तो इस वजह से सबसे पहला जो योगदान मिलता है वो मिलता है फ्रांस में। वहाँ पर चिल्ड्रंस प्रेस की शुरुआत की जाती है 1857 में। फ्रांस में सबसे पहली बार चिल्ड्रन को डेडिकेटेड प्रेस की शुरुआत की जाती है, जहाँ पर बच्चों के लिटरेचर को प्रिंट किया जाएगा। अब इन लिटरेचर में किस तरह की बुक्स को प्रिंट करते थे? तो पहला होता था बेटा फेयरी टेल्स हुआ करता था। दूसरा होता था आपके फोक जो टेल्स होती है, वहाँ की जो लोक गाथाएँ होती हैं, जो लोक कहानियाँ होती हैं, उनको इसमें शामिल किया गया था, जिसको बच्चे आसानी से समझ सकते हों, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अगर मैं फोक टेल्स की बात करता हूँ, तो इसको कलेक्ट करने का सबसे बड़ा श्रेय जो मिलता है, वो ग्रिम ब्रदर्स को मिलता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और वो वहाँ के किसानों के साथ काफ़ी लंबा समय बिताते हैं और वहाँ की जो लोक कथाएँ होती हैं, जो फोक टेल्स होती हैं, उनको वो गैदर करते हैं, उनको एडिट करते हैं और फिर उसे पब्लिश करते हैं 1812 में। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है बच्चों के लिए। इन लेट 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, जिसकी वजह से चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए थे। लेकिन बच्चों के लिए बुक प्रिंट करना उतना आसान नहीं होता है। तो चिल्ड्रन को डेडिकेटेड प्रेस की शुरुआत फ्रांस में होती है 1857 में। और इसमें किस तरह के लिटरेचर्स को शामिल किया गया था? उनमें ओल्ड फेयरी टेल्स को शामिल किया गया था, जो वहाँ की लोक गाथाएँ होती हैं, उनको शामिल किया गया था। लोक गाथाओं की अगर आप बात करते हैं, तो लोक गाथाएँ तो बहुत सारी होंगी ना, तो हर चीज़ के लिए क्या चीज़ सही होगा, क्या बच्चों के लिए उपयुक्त होगा, उसको एक जगह पर कंपाइल करने का काम ग्रिम ब्रदर्स ने किया था। 1812 में उन्होंने सारी चीज़ों को कंपाइल करके पब्लिश किया था कि बच्चे आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ग आता है, वो आता है आपका वुमेन्स का। अगर मैं वुमेन की बात करता हूँ, तो उस समय 19th सेंचुरी वुमेन रीडर और राइटर्स दोनों के तौर पर सामने आई थी। अगर मैं वुमेन की बात करता हूँ, तो वुमेन के लिए पेनी मैगज़ीन्स स्पेशली मेंट फॉर वुमेन वो पब्लिश किया जाता था, जो कि बेसिकली वुमेन के लिए बनी होती है। हाउसकीपिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। लेकिन जब नॉवेल्स प्रिंट होना शुरू हुए, तो वुमेन एक रीडर के तौर पर भी उभर करके सामने आती हैं लेट 19th सेंचुरी में। सिर्फ वुमेन रीडर्स नहीं रही, राइटर्स भी नहीं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट के नाम आपके यहाँ पर सामने दिए गए हैं, जैसे जीन ऑस्टन, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स, फिर जॉर्ज इलियट। इन्होंने अपने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे और उन नॉवेल में उन्होंने वुमेन को एक नए तरीके से डिफाइन किया था। वो क्या क्या था? एक ऐसी पर्सन जिनके अंदर विल है, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ भी करने की। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ है, आप उन्हें वीक नहीं मान सकते। वुमेन के अंदर डिटर्मिनेशन होता है और उनके अंदर सोचने की शक्ति होती है, पावर ऑफ थिंकिंग होती है। तो अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, तो शुरुआत में यूरोप में महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जाता था, पर प्रिंट कल्चर के आने की वजह से वुमेन को एम्पावर करने की सोच दृढ़ होना शुरू हो गई थी और मजबूती मिलना शुरू हो गई थी कि वुमेन को एक वीक क्लास के तौर पर समाज में ना देखा जाए। और इन सारी चीजों में उस समय के कुछ नॉवेलिस्ट जैसे जीन ऑस्टन, ब्रॉन्ट सिस्टर, जॉर्ज इलियट, इन्होंने वुमेन्स को क्लासिफाई किया था। ठीक। बच्चों के लिए एक चीज और आप दिमाग में रखेंगे कि जो भी चीजें बच्चों के लिए प्रिंट होती थी, ध्यान समझिएगा, जो भी चीजें बच्चों के लिए प्रिंट होती थी, पब्लिश होने के बाद उसे वहां के जो एलीट वर्ग होते थे, जो कि आपके अरिस्टोक्रेटिक क्लास आप कह सकते हो, वो होते थे, वो देखते थे कि क्या चीजें बच्चों के लिए सही है, क्या चीज गलत है। अगर कोई चीज ऐसी लगती थी कि वह बच्चों के लिए वल्गर है या फिर इनएप्रोप्रिएट है, उसे वहां से हटा दिया जाता था। आज भी देखा जाता है कि बच्चों की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके उम्र के अकॉर्डिंग ही उनको सारे एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए, तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती थी, वो बच्चों में आप लोग यूज करेंगे। वुमेन की अगर आप बात करते हैं, 19th सेंचुरी में वुमेन एक रीडर और राइटर के तौर पर उभर करके आई थी। उस समय जो मैगजीन प्रोड्यूस किया जाता था, वो बेसिकली एक पेनी मैगजीन, जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, छोटे साइज की मैगजीन हुआ करती थी, जिसमें बच्चों के देखभाल, घर की देखभाल, इन सारी चीजों से रिलेटेड
कहानियाँ या कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें मौजूद रहती है, जिससे जो वुमेन्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जा सके पढ़ने के लिए। फिर जब और ज़्यादा नॉवेल्स प्रिंट होना शुरू हुई, तो महिलाएँ एक रीडर के तौर पर उभरी। अब ये जो नॉवेल लिखी जा रही हैं, उसमें भी महिलाओं ने योगदान दिया और उसमें महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की गई थी, उनको पावरफुल दिखाने की बात की थी, समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए विचार व्यक्त किए गए थे। तो ये 2 क्लास हो जाते हैं, चिल्ड्रन और वुमेन के। तीसरा क्लास जो आपके सामने आता है, वो है आपके वर्कर्स का। अब वर्कर्स के लिए क्या तरीका होता था? जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो तरीका हुआ करता था, जो कि 17वीं सेंचुरी से चल रहा था। ठीक है। 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड जो था एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन चुका था आपके इन सारे क्लास को एजुकेशन देने का, जिसमें वर्किंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं और लोअर मिडिल क्लास के पीपल आते हैं। ये लोग लाइब्रेरी का यूज़ करते थे अपने आप को एजुकेट करने के लिए। ठीक। जब हम बात करते हैं ठीक है, जब हम बात करते हैं उनके वर्किंग आवर्स की, तो जैसे-जैसे मिड 19वीं सेंचुरी में उनके वर्किंग आवर कम होते गए, तो वहाँ के जो ये व्हाइट कॉलर वर्कर, आर्टिस्ट और लोअर मिडिल क्लास के पीपल होते थे समाज में, उन्होंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़ लिखना शुरू किया, प्लस पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखना शुरू किया, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू किया था। ठीक है? अभी तक आप जो देख रहे हो, ये वर्कर्स क्लास जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए समाज में था, वो भी इस प्रिंट में योगदान देना शुरू कर देता है। वर्किंग आवर कम होते हैं, उनके पास समय बचता है और समय बचने के बाद वो अपने आप का डेवलपमेंट करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं और उसके लिए 2 तरीके थे। पहला ऑटोबायोग्राफीज़ लिखना, प्लस उस समय की जो राजनैतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है। तो वर्कर क्लास की अगर आप बात करेंगे, तो इसमें 3 को शामिल किया जाता है। व्हाइट कॉलर वर्कर्स को, जो आर्टिस्ट होते थे और लोअर मिडल क्लास पीपल हुआ करते थे। व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो कि डेस्क जॉब करते हैं, जो क्लर्कियल जॉब आप कह सकते हो, वो होते थे। आर्टिस्ट जो होते थे, जैसे आप लकड़ी के काम करने वाले हो गए, चमड़े के काम करने वाले हो गए, कपड़े के काम करने वाले हो गए, जो आपके जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, वो काम करने वाले हो जाते हैं, उनको आप आर्टिस्ट बोलते हो। लोअर मिडिल क्लास पीपल क्या होते हैं बेटा, जो आपके एक तरह से समझिए जो लेबर वर्कर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में लेबर की तरह काम करते हैं, आप उनको लोअर मिडिल क्लास में आप रख सकते हो, अदर देन डेस्क जॉब के लिए जो होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास में होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंडीशन हुआ करते थे वर्कर्स के। नेक्स्ट आते हैं, अब इनोवेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिंटिंग जो आपकी मशीन होती थी, उसमें इनोवेशंस कैसे हुए? पहला, 18 सेंचुरी के लास्ट में जो प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी, वो मेटल्स की बनना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे 19वीं सेंचुरी आता है, उसके मिड में रिचर्ड एम होम, जो कि न्यूयॉर्क रहने वाले थे, उन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस की शुरुआत की थी, जिसका इमेज आपको देखने को मिलता है, जो कि 8000 शीट 1 घंटे में प्रिंट कर सकती थी और ये यूज़फुल थी न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद से कलरफुल प्रिंट आना शुरू होते हैं। 19वीं सेंचुरी के एंड में ऑफसेट प्रेस की शुरुआत होती है, जो कि 6 कलर को एक साथ प्रिंट कर सकता था। उसके बाद 20th सेंचुरी की अगर आप बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड प्रिंटिंग मशीन्स आना शुरू होती हैं। ये इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग मशीन में नहीं आता है। प्रिंटिंग के लिए जो अलग-अलग चीजें यूज होती हैं, उनमें भी इनोवेशंस आते हैं। जैसे जो पहले पेपर मैनुअली दी जाती थी, उनको अब ऑटोमेटिक कर दिया गया था। जो पेपर फीडिंग जो होती थी, उसको इन्होंने मैनुअली, जो पेपर को इंसर्ट किया जाता था प्रिंटिंग मशीन में, उसको इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया। दूसरा, जो उसमें अल्फाबेट्स प्रिंट होते थे, जो उसमें प्लेट्स लगाई जाती थी उस अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए, उनमें भी सुधार लाए गए थे। तीसरा, जो कलर्स यूज़ किए जाते थे, जो शुरुआत में आपने देखा कि लेट 19th सेंचुरी में जो कलर्स का यूज़ किए जाते थे, उन कलर को और ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल किया गया था, जिसकी वजह से वो कलर और ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए थे और ज़्यादा अच्छे हो गए थे। ठीक? अब इन सारी चीज़ों से होता क्या है? पहली चीज़, जब मशीन में इम्प्रूवमेंट होगा, तो उससे जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी के बढ़ने की वजह से जो प्रिंटिंग पर आवर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। कलर का यूज़ करने से क्या होगा? कलर का यूज़ करने से जो नॉवेल्स आ रही हैं, जो लिटरेचर्स आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना शुरू होंगे। लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी अलग क्लासेस के लोग आ रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाएँगे। ठीक है? तो इन सारे मेथड से, इन सारे इनोवेशंस ने क्या किया था, प्रिंटिंग को और ज़्यादा आसान बना दिया था। ठीक है? फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। 18th सेंचुरी की अगर आप बात करते हैं, तो प्रिंटिंग मशीन्स जो होती थी, वो मेटल्स की बनना शुरू होती है। मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है, रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में एक
पावर ऑपरेटेड सिलिंड्रिकल प्रेस की शुरुआत कर दी है किया, जिससे 8000 शीट पर आवर्स निकल सकते थे और ये यूजफुल थी न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए। 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या होता है, कलरफुल प्रिंट निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि 6 कलर को एक टाइम में प्रिंट कर सकता था और ऐसे को ऑफसेट प्रेस कहा जाता है। उसके बाद से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो गया, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड आपके प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गए थे। ये तो मशीन्स में इनोवेशंस थे। प्लस मशीन में जो भी चीजें मैनुअली हुआ करती थी उसको भी इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया था। तो पेपर फीडिंग जो थी उसको भी इम्प्रूव किया गया था। जो पेपर पे अल्फाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं उसके लिए जो प्लेट्स यूज की जाती थी वो भी अच्छे हो गए थे। कलर्स जो यूज किए जाते थे वो और ज्यादा अच्छे कर दिए गए थे और ज्यादा वाइब्रेंट कर दिए गए थे। ठीक है, ऑटोमेटिक पेपर रील्स का इंट्रोड्यूस किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें इनोवेशन से और ज्यादा आसान हो गया था। प्रिंट मार्केट में और ज्यादा बूम कर गया। नेक्स्ट क्या है, अब स्ट्रेटजीज अपनाया था कि जिससे बुक्स को और अच्छे से सेल किया जा सकता है प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने। जैसे 19th सेंचुरी जो पीरियोडिकल्स आते थे उनको सीरियलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, सीरियलाइज्ड का मतलब होता है जितने भी नॉवेल्स निकल रहे हैं उनके सीरीज बना दी गई। तो सीरीज बनाने से क्या होता है, लोगों के अंदर एक उत्साह रहती है। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारी मूवीज में देखते हो सीरीज आती है, बहुत सारे नॉवेल्स देखते हो जिसमें सीरीज आती है, तो वो सीरीज बना दी गई थी। ठीक है, तो एक तरह से एक नया आपका जन्म होता है नॉवेल के लिखने के तरीके का, और ये काम आता है 19th सेंचुरी में। 1920 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में लोगों को आसानी से बुक पहुंचाने के लिए एक चीप सीरीज की शुरुआत की गई थी जिसे शिलिंग सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिलिंग सीरीज। जैसे आप यहाँ पर एक बुक देख रहे हो, ये सीरीज में है बेटा, ये क्या है, सीरीज में है। और इन्हें शिलिंग सीरीज कहा जाता है। चीप बुक हुआ करती थी जो कि कम पैसे में मिल जाती थी। ठीक, उस समय उतना ज्यादा साफ सफाई सैनिटेशन पर ध्यान नहीं होता था, तो बुक्स के खराब होने का भी खतरा होता था, जिस वजह से उन बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट कवर या फिर बुक जैकेट का यूज करना शुरू कर। आज भी बहुत सारी किताबों में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, जैसे आप अगर आप कोई डिक्शनरी खरीद करके लाते हो तो उसमें आपको ये बुक कवर देखने को मिल जाता है। अंदर भी प्रिंट रहता है सेम चीज, और यहाँ बाहर भी प्रिंट रहता है सेम चीज। ठीक है, जिसको बुक जैकेट या फिर बुक कवर आप देखते हो। ठीक है, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, लोगों की नौकरी जाना शुरू हो गई थी 1930s में, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसे कम हो गए थे, तो वो महंगी-महंगी किताबें खरीद नहीं सकते हैं। तो जो प्रिंटर्स और सेलर्स हुआ करते थे, जो पब्लिशर्स हुआ करते थे, वो अपने बुक्स को सेल करने के लिए एक नए तरीके की बुक लेकर के आते हैं, जिसे पेपरबैक एडिशन आप बोलते हैं। पेपरबैक एडिशन का मतलब सिंपल सा ये समझिए, फोटोकॉपी टाइप की चीजें होती हैं, जो कि सस्ते में प्रोड्यूस हो जाती हैं, सस्ते में हो जाती हैं, प्लस सस्ते में होने की वजह से मार्केट में उनकी वैल्यू भी कम होती है। तो उन्होंने 1930s में इसके लिए पेपरबैक एडिशन को आया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि किस तरह से पब्लिशर्स और प्रिंटर्स ने अपने बुक के सेल को बढ़ाया था, क्या-क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी, तो ये सारी चारों पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला, जो भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे उनको serialized कर दिया गया था जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। 1920 में इंग्लैंड में चीप सीरीज की शुरुआत की गई थी जिसे शिलिंग सीरीज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। और बुक के ऊपर डस्ट कवर्स लगा दिए गए थे, बुक जैकेट लगा दिए, जैसे हम लोग कवर लगाते हैं ना बुक को कॉपीज में, उसी तरीके से बुक्स पर इन्होंने बुक जैकेट लगा दिए थे, जैसे यहाँ पर आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्रेट डिप्रेशन के समय में इन्होंने नए तरह के एडिशन की शुरुआत की जिसे आप पेपरबैक एडिशन बोलते हो। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। काफी छोटा सा पार्ट था। अब इसके बाद 6th बचता है, 7th बचता है, 8th बचता है और 9th बचता है। सारे छोटे छोटे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने नए चैप्टर को शुरू करेंगे या फिर नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लूंगा क्या करना है, और आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी तरह के कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है तो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय क्या बोलूं, आवर चैनल। ये हम सबका चैनल है। आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसी तरह का कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आप तुरंत मुझे बताएं, और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इजी बना दूंगा जिससे आपको समझ में आए। इसी की साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।